मेरी और मेरी बहन की एक साथ दो सिस्टम अवेकन हुए। एक था क्लियर सिस्टम, जो स्टैमिना खर्च करके कुछ भी मिटा सकता था, और दूसरा था होड सिस्टम, जिसमें एक स्पेस था। एक बड़े भाई के तौर पर अपनी कमजोर बहन के फिक्र करते हुए मैंने क्लियर सिस्टम चुना, जो शरीर को थका देता था, और उसने होड सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद अपोक्लिप्स आ जाएगा। भयानक ठंड और ज़ॉम्बी लहरों के बीच मैंने अपनी क्लियर सिस्टम के दम पर पागलों की तरह ज़ॉम्बियों को मारा, और जल्द ही शहर का हीरो बन गया, जबकि मेरी बहन सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर रह गई। एक ज़ॉम्बी हमले के दौरान जब मैं बुरी तरह घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे जान बचाने के लिए सप्लाइज की ज़रूरत थी, तब मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस को अंदर से लॉक कर दिया था। उसने बड़ी बेरहमी से मुझे देखते हुए कहा, तुम ही क्यों हीरो बनो, और मैं सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर क्यों ना हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरी बहन ने झपट कर क्लियर सिस्टम चुन लिया। मैं समझ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसे क्लियर सिस्टम की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा स्टैमिना खर्च होता है। मुझ जैसे तगड़े शरीर वाले इंसान को भी इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसी कमजोरी महसूस होती थी जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। और उसके जैसी नाजुक लड़की जो एक पानी की बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती, इसे एक बार इस्तेमाल करके शायद 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। आंखें खोलते ही मैंने अपनी बहन को कहते सुना, भाई, वो लाल वाला मुझे चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे अपना खिलौना छिन जाने का डर हो, उसने तेजी से अपना हाथ दाई ओर के क्लियर सिस्टम की तरफ बढ़ाया। जैसा ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी छा गई। इस जिंदगी में दुनिया का हीरो बनने की बारी मेरी है। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। बेवकूफ भाई, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सबसे ताकतवर एबिलिटी मैंने ले ली है। इस जिंदगी में अब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैं आराम से उस छोड़े हुए होड सिस्टम की तरफ बढ़ा। जिंगचिंग, क्या तुम पक्का वही चुनना चाहती हो? वो थोड़ा कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, बहुत मेहनत लगेगी। सिस्टम पाकर जिंगचिंग का घमंड सातवें आसमान पर था। उसने अपने बाल झटके और समझदार बनने का नाटक करते हुए कहा, भाई, मैंने सोच लिया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हिफाजत की है। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये मारकाट और खून खराबे वाला गंदा काम मैं कर लूंगी। वो सुनहरा वाला शायद कोई स्टोरेज स्पेस है। तुम्हारे जैसे ध्यान रखने वाले इंसान के लिए वही ठीक रहेगा। तुम बस पीछे रहकर सप्लाई संभालना। मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान दी। असल में तुम मुझे अपना टूर बनाना चाहती हो, ताकि जैसे पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारी रक्षा की, वैसे ही तुम मेरा सारा फायदा उठा सको। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी उंगली से सामने चमकते सुनहरे निशान को छुआ। पल भर में एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। सिस्टम बाइंड सक्सेसफुल। होस्ट जिंग बूफान। एबिलिटी इन्फिनिट होड सिस्टम लेवल 1। अपोक्लिप्स शुरू होने में 167 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। उसी वक्त जिंगचिंग भी अपना सिस्टम बाइंड कर चुकी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और टेबल पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे पलक झपकते ही गायब हो गया। जिंगचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। ये सच है, मुझे वो ताकत मिल गई है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाला प्यार और भरोसा नहीं था, बल्कि साफ घमंड झलक रहा था। भाई, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरे लिए एक गिलाई पानी लाओ। और हाँ, मॉम डैड का छोड़ा हुआ वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदनी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। मैंने अपनी सगी बहन को घूर रहा था, वही बहन जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिंकिंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। भाई, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी भी मुझसे उस लाल सिस्टम को छीनने के लिए नाराज हो? लेकिन मैंने तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है ना। मैंने कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं अपनी जगह से उठा और ऊपर से जिंकिंग को घूरते हुए बोला, और हाँ, ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ, अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? जिंकिंग अब अपना नाटक और नहीं कर पाई। ये मॉम डैड का घर है, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और भूलना मत, अब मेरे पास सबसे ताकतवर एबिलिटी है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अपोकलिप्स बस आने ही वाला है, और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अगर तुम अभी मुझसे पंगा लोगे, तो बाद में जब मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उसे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे लगा कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसके तलवे चाटूंगा। मैं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जिंकिंग की तरफ बढ़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी। मैंने पूरी ताकत से उसके कान के पास दीवार पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज के साथ जिंकिंग डर के मारे चीख पड़ी और अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये बकवास एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे इन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ चीजों को क्लियर कर सकती है, वो खाना पैदा नहीं कर सकती। 7 दिन बाद टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाएगा।
अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को कुछ नहीं होगा तो चाहे तुम पूरी बिल्डिंग को गायब कर दो, तुम ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। जिंकिंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं दूसरों से छीन लूंगी। जो मुझे सप्लाईज नहीं देगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। और तुम अपने इस बेकार से वेयरहाउस को लेकर क्या करोगे? उस वक्त भी तुम्हें मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी, है ना? मैंने कहा, तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मुझे उसके साथ और बकवास नहीं करनी थी। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। अब तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भूलना मत, अभी भी दुनिया में कानून जिंदा है। अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसी रही तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। जिंकिंग ने मेरी सख्त पीठ को घूर कर देखा। उसकी आंखों से नफरत छलक रही थी। बहुत खूब, अगर तुम इतने ही पत्थर दिल हो तो मुझे भी मत कोसना। जब अपोकलिप्स आएगा तब मैं भी देखूंगी कि तुम अपने उस कूड़े के ढेर के साथ मेरे सामने कैसे भीख मांगते हो। जिंग बुफान, बाद में पछताना मत। जिंकिंग दौड़कर कमरे में गई। गुस्से में अपने सूटकेस में कुछ कपड़े और गहने ठूसे और अपना सूटकेस घसीटते हुए तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे एक जहरीली नजर से देखा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने सामने मरते हुए देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहला स्टेप पूरा हुआ। इस आस्तीन के सांप से छुटकारा पाकर अब मैं खुलकर अपनी तैयारी कर सकता हूँ। मैंने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे। अपोकलिप्स आने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे। मैंने अपने 8 मिलियन वाले घर को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया। 20% डिस्काउंट पर इसे तुरंत बेचने और अपने पेरेंट्स की विरासत को मिलाकर मेरे पास करीब 11 मिलियन हो गए। एक ऐसा डूम्सडे बंकर बनाने के लिए जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ोंबी की लहरों को झेल सके, और एक इंसान की कई पीढ़ियों तक चलने वाली सप्लाईज जमा करने के लिए ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इसके बाद मैंने बैंक को कॉल किया और अपनी कंपनी के शेयर्स और अपना घर सब गिरवी रख दिया। मैंने कुछ प्राइवेट लोन वालों को भी कॉल किया और फिर सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह खाली कर दिया। मैं एक पागल जुआरी की तरह बन चुका था। बस एक ही दोपहर में मेरे पास मौजूद कैश 16 मिलियन तक पहुंच गया। बैंक कार्ड में वो चक्कर में डाल देने वाला अमाउंट देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिमाग में बस एक ही अर्जेंसी थी। पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जब तक कि उन्हें सप्लाईज में न बदल दिया जाए। मैं अपनी वो एसयूवी चलाते हुए सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा, जिसे मैं अभी तक बेच नहीं पाया था। मेरा टारगेट एकदम क्लियर था। शहर के पश्चिमी छोर पर मौजूद अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। वो कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करता था, लेकिन उसका मालिक सारा पैसा लेकर भाग गया और वो जगह वीरान हो गई। वो जगह शहर से दूर है, चारों तरफ खुला मैदान है और वहां डिफेंड करना आसान है। पिछली जिंदगी में उस जगह पर एक काले धंधे वाले गैंग ने कब्जा कर लिया था और बाद में वो सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस जिंदगी में वो जगह मेरी है। मैंने उस जगह की रखवाली करने वाले एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और सीधे उसके सामने 20,000 कैश फेंक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं इसे 15 दिनों के लिए एक हॉरर एस्केप रूम के सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूं और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस चाबियां चाहिए। लाल नोटों की उस मोटी गड्डी को देखकर बूढ़े आदमी की बत्ती सी बाहर आ गई और उसने बिना कुछ सोचे चाबियां मेरे हवाले कर दी। चाबियां मिलते ही मैंने सबसे पहले मेन गेट को अंदर से लॉक किया और उस विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में दाखिल हुआ। हालांकि ये 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन जमीन से 10 मीटर नीचे होने की वजह से यहाँ काफी ठंड और नमी थी। इसका एरिया लगभग 3,000 स्क्वायर मीटर था और ऊंचाई 8 मीटर थी। मैंने अपने मन में कहा, सिस्टम, इस स्पेस को स्कैन करो। स्कैन कंप्लीट। एक सेमी क्लोज्ड अंडरग्राउंड स्पेस मिला है जो सेफ हाउस मॉडिफिकेशन के लिए परफेक्ट है। क्या आप स्पेस एंकर एक्टिवेट करना चाहते हैं? एंकर करने के बाद ये जगह रियलिटी और सिस्टम स्पेस के बीच एक ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगी। आप कभी भी अपने दिमाग की ताकत से बाहरी सप्लाईज को सीधा यहाँ भेज सकते हैं या सिस्टम स्पेस की सप्लाईज को यहाँ निकाल सकते हैं। मैंने एंकर एक्टिवेट किया। अब जगह मिल गई थी। अगला काम था इसे भरना। मैं सीधे अपनी गाड़ी लेकर शहर के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में गया और पागलों की तरह सप्लाईज खरीदना शुरू कर दिया। मेरी इस पागलपन भरी खरीदारी ने पूरे होलसेल मार्केट में तहलका मचा दिया। एक अनजान नौजवान जो होलसेल के रेट पर होलसेल माल उठा रहा था, उसने मार्केट मैनेजमेंट का ध्यान भी खींच लिया। लेकिन मैं पहले से ही एक कहानी तैयार करके आया था। मैंने उनसे कहा कि ये दूर पहाड़ों में मौजूद कुछ बड़ी खदानों के लिए साल भर का राशन है और पहाड़ जल्दी ही बर्फ से ढकने वाले हैं, इसलिए मुझे ये सब कुछ ही दिनों में चाहिए। आज के पैसे वाले जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चाहे तुम्हारा बहाना कितना भी बेतुका क्यों ना हो, लोग खुद ही उसे सच मान लेते हैं। रात होते ही भारी भरकम ट्रकों का पहला काफिला सप्लाईज लेकर पश्चिमी छोर के उस वीरान कारखाने में दाखिल हुआ। जब सारे मजदूर अपना काम खत्म करके चले गए तो मैंने लोहे का दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। वो विशाल कोल्ड स्टोरेज अब सप्लाईज के छोटे छोटे पहाड़ों से भर चुका था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावलों के पहाड़ के सामने गया। मैंने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली सबसे नीचे वाली चावल की बोरी पर रखी और कहा, स्टोर।
अगले ही पल मेरे सामने मौजूद वो 50 टन चावल पलक झपकते ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा फोकस सिस्टम स्पेस में लगाया। मैंने देखा कि उस अंतहीन सफेद स्पेस में वो 50 टन चावल हवा में चुपचाप तैर रहा था, बिल्कुल उसी शेप में जैसे वो जमीन पर रखा था। यहाँ वक्त रुक जाता है, अगर 100 साल भी गुजर जाएं, तब भी ये चावल पकाने पर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मुझे अपने अंदर से एक गहरी खुशी महसूस हुई। हर चीज को अपने कब्जे में रखने और सब कुछ कंट्रोल करने का यह एहसास वाकई नशा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। -60 डिग्री की भयानक ठंड में अगर कोई हीट सोर्स नहीं होगा, तो ये सारा खाना जमकर पत्थर बन जाएगा। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए 10,000 टन स्मोकलेस डीजल, सोलर पैनल्स और जनरेटर्स खरीदे। अभी 7 दिन बाकी थे। मुझे इस कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ 10 पीढ़ियों तक चलने वाला खाना ही नहीं भरना था, बल्कि मुझे इसे एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर बंकर बनाना था जिसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना तोड़ पाए। उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली जिंग चिंग थी और मैसेज में एक फोटो थी। फोटो में वो और उसका बॉयफ्रेंड चेन शू एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैसेज में लिखा था, बेचारा भाई, घर से निकाले जाने के बाद क्या अब तुम सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? मैं और मेरे सीनियर अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगोगे, तो मैं शायद तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा देने के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। खा लो, जी भर के खा लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इंसानों वाला खाना है। मैंने बिना कुछ सोचे सिर्फ 3 शब्द रिप्लाई किए, ज्यादा कपड़े पहनना, और फिर सीधा उसे ब्लॉक करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं सेकंड फ्लोर के लोहे के वॉकवे पर खड़ा था। नीचे दर्जनों मजदूर चींटियों की तरह उस विशाल लोहे के राक्षस के पेट में काम कर रहे थे। बॉस, तुम्हारी ये डिमांड कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? ये बोलने वाला इंसान ओल्ड ब्लैक था, जो शहर का सबसे जुगाड़ू कॉन्ट्रैक्टर था। इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए उस घने ब्लूप्रिंट को देखकर ओल्ड ब्लैक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज हो गई हो। पूरे कमरे में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन लेयर लगानी है और उसके ऊपर 20 मिलीमीटर की 2 बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट्स लगानी है। इस सेटअप से तुम किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना चाहते हो या गॉडजिला से? और तुम चाहते हो कि सारे पुराने वेंटिलेशन सिस्टम्स को पूरी तरह सील कर दिया जाए और सिर्फ 2 नए एयर इनलेट्स छोड़े जाएं, वो भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्टर सिस्टम के साथ। ओल्ड ब्लैक ने अपने माथे का पसीना पूछा और बोला, भाई, इसका खर्च कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैंने कहा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। 5 मिलियन एडवांस पेमेंट है। मुझे ये काम 3 दिन के अंदर पूरा चाहिए। सारा मटेरियल रेडी स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है तो जाकर दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से उखाड़ लाओ। मैं डिफरेंस अमाउंट का 3 गुना पैसा दूंगा। मैंने पलटकर ओल्ड ब्लैक की आंखों में देखा और कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कोई फोटो नहीं खींचना और सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालना। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए 2 मिलियन और दूंगा। ओल्ड ब्लैक के गले की नस जोर से हिली। 7 मिलियन, ये उसके 2 साल के प्रॉफिट के बराबर था। ठीक है बॉस, आज से तुम ही मेरे भगवान हो। जब तुम इतने दरिया दिल हो तो मैं ओल्ड ब्लैक भी यहाँ कसम खाता हूँ। अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे पैरों में फुटबॉल की तरह रख दूंगा। ओल्ड ब्लैक को पागलों की तरह काम में लगते हुए देखकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं सिर्फ एक शेल्टर नहीं बना रहा था, बल्कि अपोकलिप्स की दुनिया से बिल्कुल अलग एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा था। मैं फैक्ट्री के एक कोने में गया जहां अभी अभी एक खास माल उतारा गया था। भारी लकड़ी के बक्से तोड़े गए जिसके अंदर से गहरे काले रंग की धातु चमक रही थी। ये कोई आम स्टील नहीं था, बल्कि खास जुगाड़ से मंगवाया गया हाई वोल्टेज पावर ग्रिड जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ शीशा था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं होते, बल्कि इंसानी फितरत होती है। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है, तब वो लुटेरे किसी आम शटर वाले दरवाजे को कागज की तरह फाड़ देते हैं। मैंने सिस्टम से इन सारे मटेरियल्स को स्टोर करने को कहा और फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्पेस एडजस्ट करने का हुक्म दिया। जब मजदूर खाना खाने गए हुए थे, मैंने उन भारी ब्लास्ट प्रूफ शीशों को छुआ और कई टन भारी मटेरियल पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर सिस्टम के प्रिसाइज कंट्रोल की मदद से वो शीशे फैक्ट्री की छत के खिड़कियों वाले हिस्से में बिना किसी दरार के एकदम परफेक्ट फिट हो गए। जैसे ही आखिरी कंस्ट्रक्शन गाड़ी वहां से निकली, वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मैं अपने उस प्राइवेट स्टील बंकर के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ पहाड़ों की तरह रखी सप्लाईज को देखकर मुझे लगा कि ये अभी भी काफी नहीं है। मैंने अपना फोन चेक किया। बैलेंस 5 लाख से भी कम बचा था। लीगल तरीके से चीजें खरीदने की मेरी लिमिट खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी फ्री में माल लूटने की। रात के 2 बजे ईस्ट पोर्ट का बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, ये शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब था। यहाँ बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स खिलौनों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जिनके अंदर दुनिया भर से आया हुआ टॉप क्वालिटी का माल भरा था। सिर्फ एक रात में मैंने उस बॉन्डेड एरिया के लगभग आधे महंगे वेयरहाउसेस खाली कर दिए। तब जाकर मेरे दिमाग में एक हल्का सा दर्द हुआ। ये मेरी मानसिक ताकत के ओवर यूज का वार्निंग था। मजबूरी में मुझे अपना काम रोकना पड़ा, हालांकि मेरा मन अभी भरा नहीं था। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, अचानक इंजनों की तेज आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया।
कुछ काले रंग की मॉडिफाइड एसयूवीज तेजी से पोर्ट में घुसी और पास ही एक छुपे हुए वेयरहाउस के सामने रुक गईं। दरवाजे खुले और टैटू वाले दर्जनों गुंडे बाहर निकले। उनका लीडर एक गंजा आदमी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी करो, सामान जल्दी लोड करो। लॉन्ग ब्रो ने कहा है ये माल आज रात ही निकल जाना चाहिए। ऊपर वाले आजकल हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जो बक्से वो लोग उठा रहे थे उन पर साफ साफ डेंजर का निशान बना हुआ था। मैंने अपनी आंखें छोटी की और सिस्टम का लॉन्ग डिस्टेंस स्कैन एक्टिवेट किया। स्कैन का रिजल्ट आया, टीएनटी एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल अमोनियम नाइट्रेट। ये तो हथियारों का जखीरा था। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। ये तो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैंग ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग अड्डा था। उन विस्फोटकों को देखकर, जो न सिर्फ ज़ॉम्बी को चीथड़ों में उड़ा सकते थे बल्कि किसी भी मजबूत किले को तोड़ सकते थे, मैंने अपने होठों पर जीभ फेरी। ये तो जैसे खुद चलकर आया हुआ कोई बड़ा तोहफा था। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आ गया था। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो माफ करना भाइयों। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस की ताकत का इस्तेमाल किया और वेयरहाउस के पीछे पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उस पतली सी स्टील की दीवार पर रखा। ये दूरी सिस्टम के स्टोरेज रेंज के बिल्कुल अंदर थी। सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर मौजूद सारे विस्फोटकों को लॉक करो और सब कुछ स्टोर कर लो। वेयरहाउस के अंदर सामान ढो रहे गुंडों की आंखों के सामने अंधेरा सा छा दिया। अभी अभी उनके हाथों में जो भारी बक्से थे वो अचानक गायब हो गए। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। वो दर्जनों भारी भरकम गुंडे अपने हाथ हवा में उठाए उसी पोज में खड़े थे और एक दूसरे को फटी आंखों से देख रहे थे। शिट, बक्से कहाँ गए? क्या यहाँ भूत है? लॉन्ग ब्रो, गड़बड़ हो गई, माल गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। वो गंजा लीडर दौड़कर अंदर आया। उस खाली वेयरहाउस को देखकर उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर खौफ और फिर उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। कौन है? किसने किया ये? बाहर निकल कर आ। उसने अपनी बंदूक निकाली और हवा में पागलों की तरह लहराने लगा। और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बहुत पहले ही पोर्ट की दीवार फांदकर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। काउंट डाउन 24 आवर्स। आखिरी दिन भी शहर में वही चहल पहल थी। किसी को नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया का आखिरी सूरज है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का ब्लू अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कल टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री नीचे गिर जाएगा। किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि बस थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं उस दिन बाहर नहीं निकला। मैं पश्चिमी इलाके के अपने उस बंकर में रहकर आखिरी चेकिंग कर रहा था। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील कर दी गई थीं और अंदर आने के लिए सिर्फ एक मेन गेट छोड़ा गया था। मैंने अपना फोन खोला और आखिरी बार अपना सोशल मीडिया देखा। जिंग क्विंग ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था। हालांकि सर्दियां आ रही हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत गर्म है। इस सरप्राइज के लिए थैंक यू सीनियर। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कुछ लोग बस अपने सड़े हुए पैसों के साथ पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। मुझे बड़ी जोरदार हंसी आ गई। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और नीचे कमेंट में लिखा, इस आखिरी सुकून को अच्छे से एंजॉय कर लो, जल्द ही मौसम बहुत गर्म होने वाला है। उसी वक्त खिड़की के बाहर गिर रही हल्की हल्की बारिश अचानक रुक गई और फिर एक टेबल टेनिस की गेंद के बराबर बड़ा ओला मेरे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से टकराया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओले गोलियों की तरह बरसने लगे और उनके साथ तेज तूफानी हवाएं चीखने लगीं। टेम्परेचर एकदम से जमीन पर आ गिरा। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश हुई। एक बेहद खतरनाक पोलर वोटेक्स की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर अगले 3 घंटों में 50 डिग्री नीचे गिर जाएगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वो तुरंत अपने घर लौट जाएं। तुरंत अपने घर लौट जाएं। ये कोई ड्रिल नहीं है। अपोकलिप्स शुरू हुए अभी बस 10 मिनट ही हुए थे और बाहर की दुनिया का रंग पूरी तरह बदल चुका था। पलक झपकते ही सड़कों पर काली बर्फ की एक मोटी परत जम गई। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराईं और उनमें आग लग गई। लेकिन इससे पहले कि आग फैल पाती, उस भयानक ठंड ने उसे वहीं दबा दिया और वो आग एक अजीब सी जमी हुई हालत में बदल गई। गाड़ियों में फंसे लोग दहशत में दरवाजे खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बर्फ से जाम हो चुके थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले, लेकिन बाहर की हवा को छूते ही ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की सारी गर्मी निचोड़ ली गई हो। उनकी हरकतें तुरंत सुन्न पड़ गईं। उनके चेहरों पर दहशत का वो भाव जम गया और वो जिंदा बर्फ के पुतलों में बदल गए। अंदर के थर्मामीटर से पता चल रहा था कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका है और अभी भी हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा है, जबकि मेरे सेफ हाउस के अंदर का टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट था। मैंने अपना जैकेट उतारा और सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट पहनकर बैठ गया। मैंने एकदम सही पके हुए वैग्यू बीफ का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। आहा, सुकून। उसी समय शहर के बीचों बीच एक महंगे अपार्टमेंट में। बहुत ठंड है। ये क्या हो रहा है? हीटर क्यों बंद हो गया? जिंग क्विंग अपनी नई खरीदी हुई कश्मीरी रजाई ओढ़े हुए थी, फिर भी वो ठंड से कांप रही थी। अभी अभी पूरे सोसाइटी का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने की वजह से ठप हो गया था। कमरे का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि ये अभी जानलेवा नहीं था, लेकिन लाड़ प्यार में पली बढ़ी जिंग क्विंग के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं था। सीनियर, जल्दी कुछ सोचो, हम ठंड से मर जाएंगे। उसने अपने बगल में बैठे चेंगशू को धक्का दिया। चेंगशू की भी ठंड से हालत खराब थी। वो पागलों की तरह सारे कपड़े अपने ऊपर लाद रहा था। चुप रहो, मेरी भी हालत खराब है। ये मनहूस मौसम अचानक कैसे बदल गया? जल्दी ढूंढो, क्या कोई हीट पैच बचा है?
सारे हीट पैचेस उस बक्से में हैं। जिंग क्विंग ने कोने की तरफ इशारा किया। दोनों ने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 से भी कम हीट पैचेस मिले। ये रात काटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। हाँ, तुम्हारा भाई तो अमीर है ना, वो पक्का किसी बड़े होटल में होगा या उसने कोई हीटिंग इक्विपमेंट खरीदा होगा। जल्दी उसे कॉल करो। जिंग क्विंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया। सॉरी, द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। शिट। जिंग किंग ने गुस्से में फोन सोफे पर पटक दिया। इस कमीने की आज फोन बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चेनशू की आंखें चमकी। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई को साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं काफी दूर था, लेकिन मैंने उसे बार बार ये कहते सुना कि पश्चिमी छोर पर एक फैक्ट्री है। वहां सच में एक वीरान फैक्ट्री है। ऐसे मौसम में वो पक्का वहीं छिपा होगा। हम उसे ढूंढने चलते हैं। बाहर इतनी भयानक बर्फबारी हो रही है। जिंग किंग ने खिड़की के बाहर उस डरावने तूफान को देखा और पीछे हट गई। अगर हम नहीं गए तो मर जाएंगे। ये बर्फबारी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। कुछ और घंटों में घर के पानी के पाइप भी फट जाएंगे। हमारे पास गाड़ी है और उसमें एसी है। एक बार तुम्हारा भाई मिल जाए, फिर तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के सामने उसकी क्या औकात। तब उसकी सारी सप्लाईज हमारी हो जाएंगी। उनके लालच ने उनके डर को हरा दिया। दोनों ने अपने ऊपर सारे कपड़े लाद लिए और किसी तरह लड़खड़ाते हुए नीचे जाकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और जैसे ही अंदर गर्म हवा आई, दोनों ने राहत की सांस ली। चलो, पश्चिमी इलाके की तरफ चलते हैं। जिंग किंग की आंखों में एक बेरहमी भरी चमक आ गई। एक बार मुझे जिंग बुफान मिल जाए तो मैं उसे बर्फ में घुटनों के बल बिठाऊंगी और उससे माफी मंगवाऊंगी, ताकि मैं उसकी पहले वाली बदतमीजी के लिए उसे माफ कर सकूं। और उधर पश्चिमी इलाके में मैं अपने मॉनिटरिंग स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे से चिपककर ठंड से कांप रहे थे। अचानक उनमें से एक कुत्ते का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा। उसकी आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं और एक खौफनाक गैर इंसानी चीख उस वीरान जगह पर गूंज उठी। उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते ने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। बर्फ पर खून के फवारे छूट पड़े, जो तुरंत लाल बर्फ के टुकड़ों में जम गए। ये कोई आम वायरस नहीं था, ये एक्सट्रीम कोल्ड ज़ॉम्बी वायरस था। इन्हें ठंड से डर नहीं लगता, बल्कि जितनी ज्यादा ठंड होती है, ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। मैं अपनी जगह से उठा, कंट्रोल पैनल के पास गया और वो लाल बटन दबा दिया। लेवल 1 कॉम्बैट डिफेंस मोड एक्टिवेटेड। फैक्ट्री के बाहर मौजूद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हाई वोल्टेज ग्रिड में बिजली दौड़ गई। उस तूफानी बर्फबारी में नीली बिजलियां कड़कने लगीं। मैंने अपने रेड वाइन का ग्लास उठाया, स्क्रीन पर दिख रहे उस बर्फीले तूफान की तरफ इशारा किया और कहा, नरक में तुम्हारा स्वागत है मेरे मेहमानों। पश्चिमी इलाके का बर्फीला तूफान अब एक सफेद तबाही में बदल चुका था। सामने 5 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक सफेद BMW X5 किसी पियक्कड़ की तरह उस सड़क पर रेंग रही थी, जहां पहले से ही आधा मीटर बर्फ जम चुकी थी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तुमने तो कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है। जिंकिंग पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसने अपने ऊपर 2 भारी रजाइयां डाली हुई थीं, फिर भी ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। चुप रहो। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए चैन शू के हाथ सुन्न हो चुके थे। उन पर नीले और बैंगनी रंग के फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए थे। नेविगेशन दिखा रहा है कि वो बस आगे ही है। लानत है, इस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। गाड़ी जोर से नीचे धसी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीच पड़ी एक बड़ी बर्फ की चट्टान में फंस गया था। गाड़ी गाड़ी खराब हो गई। चैनशू ने मायूसी में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उस बर्फ जैसे ठंडे लेदर कवर से टकराया और वो दर्द से तड़प उठा। क्या? जिंकिंग चीख पड़ी। क्या तुम मुझे यहां मारना चाहते हो चैनशू? तुम एकदम नकारा हो। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो खुद आकर चला लो। चैनशू का भी जिंदा रहने का डर उसके प्यार के नाटक पर हावी हो गया। बाहर निकलो। वो सामने जो काला सा साया दिख रहा है, वो शायद वही फैक्ट्री है। पैदल चलते हैं। उन दोनों के पास अब कोई चारा नहीं था। गाड़ी में रहने का मतलब था ठंड से जमकर मर जाना। उन्होंने अपनी रजाइयां कसकर लपेटी और 2 बेवकूफ पेंगुइन की तरह लड़खड़ाते हुए उस बर्फीले तूफान में उतर गए। जिंग चिंग को लग रहा था जैसे उसके फेफड़े ठंड से फट जाएंगे। हर एक सांस मौत जैसी लग रही थी। सिर्फ 500 मीटर का रास्ता, जो आम दिनों में कुछ मिनटों का होता था, उसे पार करने में उन्हें पूरे आधे घंटे लग गए। जब वो लोहे के राक्षस जैसी फैक्ट्री उनके सामने आई, तो वो दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए मेन गेट तक पहुंचे। लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सुन्न रह गए। ये कोई वीरान फैक्ट्री कहां से है? ये तो साफ साफ एक स्टील बंकर था।
पुरानी लाल ईंटों की दीवारों को पूरी तरह से सिल्वर ग्रे धातु की मोटी चादरों से ढक दिया गया था। जिंगचिंग दौड़कर उस विशाल स्टील गेट के पास गई और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। जिंग बुफान, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। भाई, मैं किंग चिंग हूं, मैं ठंड से मर रही हूं, जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। जिंग बुफान, मैं चैन शू हूं, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस तूफान में तुरंत गायब हो गई। अंदर मैं एक बड़े से लेदर सोफा पर बैठा था और मेरे सामने एक पूरी दीवार मॉनिटरिंग स्क्रीन से भरी थी। स्क्रीन पर दो धुंधले लाल थर्मल इमेजिंग साए दरवाजे से चिपके हुए थे, बिल्कुल दो लाचार मक्खियों की तरह। मेरे हाथ में लफाइट वाइन का एक गिलास था जिसे मैं हल्के हल्के हिला रहा था। पास ही रखे एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जिसमें से पागल कर देने वाली मसालेदार खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, सिस्टम, बाहर का स्पीकर ऑन करो। बाहर के स्पीकर से बिजली की एक हल्की सी आवाज आई जिससे वो दोनों चौंक गए, और फिर उस तूफान में एक सुस्त, शांत और हल्की मुस्कान से भरी आवाज गूंजी। कौन है? आधी रात को दूसरों को परेशान करना जुर्म है क्या, तुम्हें नहीं पता? ये आवाज सुनते ही जिंग चिंग की आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई, मैं हूं, तुम्हारी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, हम मरने वाले हैं। मेरी बहन? मेरी आवाज बहुत शांत थी, और फिर चबाने की आवाज के साथ मैंने कहा, यार ये डक इंटेस्टाइन का सूप थोड़ा ज्यादा पक गया है। हाँ, तो तुमने क्या कहा, तुम कौन हो? बाहर खड़ी जिंग चिंग की जैसे सांस ही रुक गई। मैं बाहर एक कुत्ते की तरह ठंड से मर रही हूं और तुम अंदर हॉट पॉट खा रहे हो, वो भी डक इंटेस्टाइन के साथ। उस मनहूस खाने की कल्पना भर से ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसके पेट ने जोर से आवाज की। जिंग बुफान, पागल बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। मैं जिंग चिंग हूं, तुम्हारी इकलौती सगी बहन। तुम जल्दी दरवाजा खोलो। एक बार मैं अंदर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें पहले की सारी बातें समझाऊंगी। वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर दिख रहे उस डरे हुए चेहरे को देखकर मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। तुमने मुझे दफा होने को कहा, क्या वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? या फिर तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझे अपने सामने कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हो, क्या वो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी? वो तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। जिंग घबरा गई। भाई, तुम एक आदमी हो, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से कैसे लगा सकते हो? पहले मैंने गलती की, मैं गलत थी, अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूं ना। सॉरी, आई एम सॉरी। अब ठीक है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये माफी कहां से थी? ये तो साफ साफ एक हुक्म था। उसे लगता था कि अगर वो सिर झुकाकर ये 3 शब्द कह देगी तो मुझे उसे माफ करना ही पड़ेगा। पिछले 20 सालों का यही तो नियम था, लेकिन अफसोस, अब नियम बदल चुके थे। अगर सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस किस काम की? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम में इतनी ही अकड़ है तो अपनी उस सबसे ताकतवर एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर आओ ना। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है ना? ये दरवाजा तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है तो इसे क्लियर कर दो। ये बात एक बिजली की तरह जिंग चिंग के दिमाग पर गिरी। हाँ, मेरे पास तो सिस्टम है। वो ठंड से इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपना सिस्टम ही भूल गई थी। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मेरे सामने गिड़गिड़ाना मत। जिंग जिंग की आंखों में एक बेरहमी छा गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों को उस मोटे दरवाजे पर जोर से रख दिया। उसके शरीर की एनर्जी बाहर निकली और उसके हाथों से एक लाल रोशनी फूटकर दरवाजे पर जोर से टकराई। क्लियर। लेकिन जैसा उसने सोचा था कि दरवाजा गायब हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वो लाल रोशनी एक ना दिखने वाली दीवार से टकराकर तुरंत वापस लौट आई। उस झटके से जिंग किंग के हाथ सुन्न हो गए और वो पीछे बर्फ पर जा गिरी। सिस्टम वार्निंग, टारगेट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसे हाई लेवल एनर्जी स्पेस एंकर से मजबूत किया गया है। होस्ट का करंट लेवल लेवल 1, इसे क्लियर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती क्लियर करने पर आपकी लाइफ फोर्स खर्च होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिंग किंग ने उस दरवाजे को हैरानी से देखा, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। मेरा सिस्टम सबसे ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक दरवाजा तक ना खोल पाए? स्पीकर से मेरी बेदर्दी भरी हंसी गूंजी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस दरवाजे को बनाने में मैंने 5 मिलियन का एरोस्पेस ग्रेड एलॉय इस्तेमाल किया है, और ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का पक्का इलाज है। तुम्हारा क्लियर सिस्टम मेरे होट सिस्टम को क्लियर नहीं कर सकता। अब यहां से दफा हो जाओ, मेरे दरवाजे की बर्फ गंदी मत करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर अचानक दरवाजे के ऊपर लगे सर्च लाइट्स चालू हो गए और दो बहुत तेज रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरों पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें चुंधिया गईं। जिंग किंग बर्फ पर बैठी हुई थी, अपनी हड्डियों को चीर देने वाली उस ठंड को महसूस करते हुए और उस दरवाजे को देखते हुए जो कभी नहीं खुलने वाला था। उसने पहली बार जाना कि असली खौफ और बेबसी क्या होती है। आधा घंटा बीत गया। जिंग किंग और चेन शू वहां से नहीं गए।
क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो बस फैक्ट्री के दरवाजे के पास एक छोटी सी खाली जगह में सिकुड़ कर बैठ गए। क्या करें, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। जिंकिंग के होंठ गहरे बैंगनी हो चुके थे और उसकी पलकों पर बर्फ की बूंदें जम गई थीं। चेंशू की हालत तो और भी खराब थी। उसने अपने पहले से ही कम कपड़ों में से एक जैकेट जिंकिंग को दे दिया था। अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। मत मत सो जाना, अगर सो गए तो कभी नहीं उठ पाओगे। उसी वक्त उनके सिर के ऊपर से एक इतनी मजबूत खुशबू आई जो किसी की भी रूह खींच ले। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया। खाना है? मैं सेकंड फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था और मेरे हाथ में वो हॉट पॉट का कटोरा था। जिंग बुफान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बाइट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। चेंचू आखिरकार टूट गया। वो बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह ऊपर की तरफ अपना सिर पटकने लगा। मैंने मैंने तुम्हें पहले बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया था। हमारे उस पुराने रिश्ते के खातिर मुझे बचा लो। पुराना रिश्ता? मैं हंसा और मैंने चॉपस्टिक से एक बढ़िया पका हुआ बीफ का टुकड़ा उठाया। जब तुम दोनों ने मुझे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब क्या तुमने उस पुराने रिश्ते के बारे में सोचा था? मैंने अपना हाथ खोला और वो गरम गरम बीफ का टुकड़ा, जिससे लाल तेल टपक रहा था, उन दोनों के सामने नीचे आ गिरा। उस गंदी बर्फ के ढेर में चैनशू लगभग बिना सोचे समझे उसे छीनने के लिए झपटा, लेकिन जिंकिंग उससे भी तेज थी। उसने वो गंदी बर्फ से सना हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और सीधा अपने मुंह में ठूस लिया। उसने उसे चबाया तक नहीं, सीधा निगल लिया। उस पल भर की गर्मी ने उसके गले से एक सुकून भरी आवाज निकाल दी। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जिंकिंग ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। जब पेट भर गया है तो अब यहां से दफा हो जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि कुछ छोटे बच्चे अभी की खुशबू से खिंचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, दूर बर्फीले तूफान में अचानक कुछ हरी आंखें चमकने लगी। हवा के साथ एक भारी गुर्राहट की आवाज आई। वो कुछ म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते थे। भागो! चेंशू ने सबसे तेज रिएक्ट किया। उसने जिंकिंग को पकड़ा और भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। दोनों के पैर फिसले और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता उन पर झपटा और उसने अपना खूनी मुंह सीधा चेंशू की जांग पर गाड़ दिया। बचाओ! जिंग बुफान, बचाओ! चेंशू किसी सुअर की तरह चीखने लगा। वो उस कुत्ते को पागलों की तरह लाते मार रहा था, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। मौत सामने देखकर चेंशू की आंखों में एक दरिंदगी आ गई। उसने तुरंत अपने बगल में पड़ी जिंकिंग को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से कुत्ते के मुंह की तरफ धकेल दिया और खुद उसी झटके से दूसरी तरफ लुढ़क गया। सीनियर, तुम ये क्या कर रहे हो? जिंकिंग दहशत में चीख पड़ी। वो देख रही थी कि वो बदबूदार बड़ा सा मुंह बस उसकी गर्दन काटने ही वाला है। मौत और जिंदगी के उस एक पल में जिंदा रहने की चाहत ने डर को हरा दिया। जिंकिंग ने अपनी तरफ आते हुए उस कुत्ते के सिर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो लाल आइकन पागलों की तरह चमकने लगा और वो मन ही मन चिल्लाई, गायब हो जा। क्लियर। उस विशाल मैस्टिफ कुत्ते का सिर जिंकिंग की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर पूरी तरह मिट गया। बस उस कुत्ते का आधा बिना सिर वाला शरीर जिंकिंग के ऊपर जोर से गिरा, जिससे वो खून की उल्टी करते करते बची। होस्ट किल्ड, लेवल 1 म्यूटेटेड क्रीचर, गेन्ड 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, स्टैमिना ओवरड्राफ्ट वार्निंग। जिंकिंग को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गई। ये नाटक थोड़ा मजेदार था। मैंने अपने हाथ से बाइनोक्यूलर्स नीचे रखे। मेरी आंखों में एक मजाकिया चमक थी। जब तुम लोग जाना ही नहीं चाहते तो चलो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। मेरी आवाज फिर से गूंजी, किसी शैतान के बहकावे की तरह। यहाँ से ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाओ, वहाँ एक गार्ड हाउस है। वो पहले यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कमरा हुआ करता था। हालांकि उसके शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी छुपने की जगह है। आज रात जिंदा बचने का वही तुम्हारा इकलौता मौका है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह से बंद हो गई। पीछे रह गए अंधेरे में कांपते हुए वो दो लोग और उनके चारों तरफ बढ़ती हुई वो हरी आंखें। गार्ड हाउस की तरफ चलो। जिंकिंग ने अपने ऊपर से कुत्ते की लाश को हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसने चेंशू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस धक्के को वो हमेशा याद रखने वाली थी। ज़ॉम्बी कुत्तों के झुंड से घिरने से बस 1 सेकंड पहले वो दोनों रेंगते गिरते पड़ते उस टूटे फूटे गार्ड हाउस की तरफ भागे। गार्ड हाउस बहुत छोटा था और चारों तरफ से हवा आ रही थी। दोनों ने किसी तरह टूटी फूटी लकड़ियों और पुराने अखबारों से खिड़कियों को बंद किया और धूल भरी जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांसें लेने लगे। किंग, तुम ठीक तो हो? चेंशू ने आगे बढ़कर जिंकिंग का हाथ पकड़ना चाहा। उसके चेहरे पर एक झूठी मक्खन लगाने वाली मुस्कान थी। अभी मैं उस कुत्ते को धक्का दे रहा था, तुम्हें नहीं, गलत मत समझना। दूर हटो। जिंकिंग ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उस मासूम लड़की का नकाब हमेशा के लिए टूट चुका था और अब उसका मतलबी और खूंखार असली चेहरा सामने आ गया था। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो चेंशू। पहले मैंने तुम्हें इसलिए पाल कर रखा था क्योंकि तुम हैंडसम और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक कूड़े हो। जिनकिंग दीवार के सहारे बैठ गई और अपनी ताकत वापस पाने के लिए आंखें बंद कर ली। अब से अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर भी उस कुत्ते की तरह उड़ा दूंगी।
चेंशू का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में नफरत की चमक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसे पता था कि अब जिंगकिंग के पास वो खौफनाक क्लियर सिस्टम है। उसे मारना जिंगकिंग के लिए चुटकी का काम था। वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था। और उधर 200 मीटर दूर सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं कांस्टेंट टेम्परेचर वाले मसाज बाथटब में लेटा हुआ था और मेरे हाथ में एक टैबलेट था। हालांकि पब्लिक इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन मेरे लगाए हुए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर में अभी भी पूरी दुनिया के सिग्नल्स आ रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की न्यूज स्क्रॉल हो रही थीं। चाइना रीजन इमरजेंसी नोटिस। सरकार ने हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। सभी ऑफिशियल शेल्टर खोल दिए गए हैं। सभी बचे हुए लोग अपने नजदीकी शेल्टर में जाएं। इस शहर के शेल्टर की लोकेशन है ईस्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर, शेल्टर नंबर 7। मैंने इस लोकेशन को देखा। पिछली जिंदगी में यह सच में शुरुआत का सबसे बड़ा ऑफिशियल बेस था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से सप्लाईज बहुत तेजी से खत्म हुई और खराब मैनेजमेंट की वजह से 1 महीने के अंदर ही वहां वो मशहूर फूड राइट हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ऐसा लगता है कि इतिहास बदला नहीं है। मैंने न्यूज बंद की और सिस्टम इंटरफेस खोला। करंट टोटल होल्ड वॉल्यूम 32,000 टन। सिस्टम लेवल 1। एक्सपीरियंस पॉइंट 0%। लेवल अप रिक्वायरमेंट 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी कोर्स कलेक्ट करें। कोर्स? पिछली जिंदगी में लोगों को एपोकलिप्स के तीसरे महीने तक पता ही नहीं चला था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद इन कोर्स से एबिलिटीज को लेवल अप किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये बात अभी पता है। वो बेवकूफ जिंग क्विंग अभी बस अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मारकर भाग गई, लेकिन सबसे कीमती लूट वो वहीं बर्फ में छोड़ गई। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। मैं उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने एक हल्की नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनी, अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी उठाई और मैंने बाहर टहलने जाने का फैसला किया। इस बर्फीले तूफान की पहली रात में